हाँ चलो तो 9th वाली प्रेयर करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। चलो तो एसएसटी चल रहा है हमारा, राइट? चलो पढ़ा है ना तुमने, साथ साथ में पढ़ रहे हो ना? पक्का? ओके चलो। सो हमने जो देखा था, क्या देखा अभी तक कि स्टार्टिंग में तो कि राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा कि भाई इंडिया पहले से ही बहुत ज़्यादा इनकम्पेरेबल पोजीशन थी इंडिया की। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडिया का कल्चर, बिकॉज ऑफ इंडिया के पास इकोनॉमिक जो वेल्थ थी वो, ओके, इनहेरिटेंस, डिफरेंट डिफरेंट इनहेरिटेंस, मतलब कि जो हमें इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, जिसे हम वारसदार नहीं बोलते, वारसदार। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, गाड़ी, ये हमारी गाड़ी है, तुम्हारी थोड़ी है, पापा की है, लाइक दैट। ओके, लेकिन पापा तो हमारे हैं तो गाड़ी भी हमारी है। ओके, लाइक दैट। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि देखो, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार, विरासत, उत्तराधिकार या विरासत के रूप में प्राप्त धन या संपत्ति। तो थोड़े थोड़े मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, सारे वर्ड्स नहीं लिखे हैं लेकिन थोड़े थोड़े लिखते जा रहा हूँ, सो दैट तुम्हें अगर कुछ एकदम प्योर हिंदी समझना हो या इंग्लिश समझना हो तो हम, जैसे कि मुस्लिम, तो मैंने नहीं बोला था कि क्लोथ होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब शाइनिंग और सिल्की, मतलब इन द सेंस बहुत ज़्यादा स्मूथ। ये रहा देखो, थिन कॉटन क्लोथ दैट इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जैसा ही होता है, यूज्ड स्पेशली इन द पास्ट फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड कर्टेन्स। तो क्लोथ्स और कर्टेन्स बनाने में मुस्लिम यूज होता था। तो ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद हमने देखा डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू द इंडिया। तो हमने देखा कि सबसे पहले पोर्टुगीज के किंग ने स्टार्ट किया था कि चलो ढूंढो इंडिया को। क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ी? क्योंकि सामान के लिए। बट क्यों? वो तो सी रूट ढूंढने की जरूरत क्या पड़ी? दूसरा भी सी रूट तो था ऑलरेडी और लैंड रूट भी था, वो बंद कर दिया गया था। वो कहाँ पे था, मतलब वो कैपिटल कौन सा था? टर्की में इस्तांबुल, ओके, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जब टर्किश मुस्लिम्स ने उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रास्ता बंद कर दिया गया यूरोपियंस के लिए। देन इंडिया कहीं पे कुछ जाना नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करना है। देन वो घूम के आए और फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट देखा कि कौन कौन घूम के आए। ओके, और कोई किसी को वेस्ट इंडीज मिल गया, किसी को अमेरिका मिल गया। ओके, और फिर जाके इंडिया ढूंढा वास्को द गामा ने। ओके, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। एंड देन हमने स्टार्ट किया था अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो डिफरेंट यूरोपियंस मतलब फ्रेंच आए थे, डच आए थे, डेनिश पीपल आए थे डेनमार्क के, ओके, और से ब्रिटिश तो थे ही। ओके, तो सब लोग आए थे और फिर उनके बीच में वॉर हुई, वो भी हमने देखी थी। तो हम यहाँ पे भी, जैसे कि हम बता रहे थे लास्ट में, कल हमारा थोड़ा वीडियो बंद हो गया था। ओके, तो हमने क्या देखा था इसमें? हमने देखा था कि जो हमारी सेंचुरी है उसको कैसे गिनते हैं। तो कैसे गिनते हैं, जैसे कि हम अगर बोले कि 26th सेंचुरी, तो वो कौन सा ईयर कहा जाएगा? 2501 to 2600। वेरी गुड, 2600। तो ये 100 ईयर्स जो है वो 26 सेंचुरी कही जाएगी। चलो शिक्षा तुम बताओ, 17 सेंचुरी कौन सी होगी? 1601 वेरी गुड। ओके, सो ये 100 इयर्स है हमारे 17 सेंचुरी। ओके, तो अब तो तुम्हें अच्छे से याद रह गया है, मतलब समझ में आ गया है। सो क्या बोल रहे हैं कि बिटवीन 1746 to 1763, ओके, देयर वेर
three Mysore War between the French East India Company and the British East India Company, in which French East India Company lost, and thus making easy expansion of the British East India Company. के मतलब 3 मैसूर में, मैसूर जो कर्नाटका में है, वहां पे 3 वॉर्स हुई, किसके बीच में? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, और तीनों हार गई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. सो अब हार गई, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब इजीली वो ग्रो करने लगी, और जो पावर था वो डिवाइड होता गया. ओके, thus at the end of this battle, for power the Portuguese were left. पोर्टुगीज के पास सिर्फ रहा क्या? दीव, दमन, गोवा. while फ्रेंच के पास क्या रहा? had their, फ्रेंच के पास तो रहा ना, their trade centers at चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड पौंडीचेरी. और बाकी लोग डच had to live forever, कुछ भी नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय. ओके, चलो तो अभी आगे हमें देखना है बैटल ऑफ प्लासी. ओके, इतना हमने देखा था, अब आगे देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी. व्हाट इज दैट? प्लासी जगह का नाम है. प्लासी क्या है? जगह का नाम है. जैसे कि कुरुक्षेत्र, तो भाई कुरुक्षेत्र जगह का नाम है जहां पे महाभारत लड़ी गई थी. ओके, सो बैटल ऑफ प्लासी. तो देखो क्या है, सिराज उद दौला वाज रूलिंग ओवर बंगाल. तो भाई ये नाम याद रखना, सिराज उद दौला वो बंगाल में रूल कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में. देन ड्यू टू हिज इंपल्सिव नेचर, कौन सा नेचर? इंपल्सिव नेचर. इंपल्सिव नेचर मतलब क्या? ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना, लाइकली टू एक्ट सडनली एंड विदाउट थिंकिंग. ओके, तो मतलब कि ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना वैसे ही डिसीजन ले लेना, एकदम मतलब रफली डिसीजन ले लेना. समझ में आया? ओके, तो उसको बोलते हैं क्या? इंपल्सिव नेचर. ही हैड सम ओपोनेंट्स इन ही स्टेट. तो इसका ऐसे इंपल्सिव नेचर था. ओके, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, सडन डिसीजन ले लेना, ये कर दो वो कर दो. तो इसकी वजह से हुआ क्या, उसके ही स्टेट में उसने अपने इनेमी बना लिए थे. ओके, उस खुद के स्टेट में. क्यों? नेचर की वजह से. नहीं, किसी का नेचर ही ऐसा होता है ना, तो घर वाले, उसके खुद के घर वाले ही बोलते हैं कि यार ये ऐसा है वैसा है, कि उसका नेचर ही ऐसा है. बाहर वाले तो दूर की बात है, घर वाले ही बोलेंगे. क्यों? क्योंकि वो उनको पता है, उनके साथ रहते हैं. ओके, तो वैसे ही उनके ही स्टेट में उन्होंने अपने इनेमी बना लिए थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब. तो भाई ये जो नवाब थे सिराज उद दौला, ओके, उनकी परमिशन ली नहीं, और उनकी जो कोलकाता की ऑफिस थी ब्रिटिश की, उसके आसपास फोर्ट्रेस बना दिया, बाउंड्री बना दी. और फोर्ट, जैसे फोर्ट की कैसे बाउंड्री होती है, वैसे फोर्ट्रेस पूरी बना दी, और नवाब को पूछा भी नहीं. बोले भाई हम रूल कर रहे हो और तुम बिजनेस कर रहे हो, तो तुमने ये बना दिया. ओके, लाइक दैट. तो अब क्या हुआ? बट नवाब सिराज उद दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस. तो भाई क्या किया? रूल वो कर रहे थे, तुम बिजनेस कर रहे थे, और तुमने तो मतलब तुमको तो रहने के लिए दिया, और तुम अपना ही कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो. तो सिराज उद दौला ने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी फोर्ट्रेस को वापस मिटा दिया. व्हेन दिस न्यूज रीच्ड मद्रास, जो आज का चेन्नई है, उसका पहले का नाम क्या था? मद्रास, जो तमिलनाडु में है. A small army of the company led by Robert Clive reached the Bengal in order to help the Kolkata trade center. तो जैसे ही ये खबर मद्रास, चेन्नई पहुंची, तो चेन्नई से एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी, जिसको लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, वो जाने के लिए निकल गए. कहां पर? कोलकाता. क्योंकि कोलकाता का जो आर्मी था, वहां के जो लोग थे, वहां का जो सेंटर था, उनको हेल्प करने के लिए वो निकल गए. इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की. They realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. उनकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी. किसकी? ब्रिटिशर्स की. फिर भी उन्होंने सोचा ध्यान से कि भाई नवाब भी कुछ ऐसे नहीं है कि तुरंत हार जाएगा. नवाब की आर्मी को हराना भी इतना इजी नहीं होगा. बहुत लोग मारे जाएंगे, भले ही हम जीत जाए, लेकिन कितने लोग चले जाएंगे, मारे जाएंगे, हमारी आर्मी वीक हो जाएगी. तो उन्होंने लड़ाई करी नहीं. तो क्या किया उन्होंने? आगे देखो. So Robert Clive resorted to
ट्रैकरी। ओके, तो अब क्या किया, रिसोर्टेड। रिसोर्टेड मतलब क्या, कोई गलत रास्ता पकड़ लेना, गलत रास्ता, इलीगल। ओके, तो क्या इलीगल, ट्रैकरी। ट्रैकरी मतलब क्या पता है, ट्रैकरी मतलब धोखाधड़ी, चीटिंग। ओके, धोखा देते हैं ना, कि मतलब कहना कुछ और करना कुछ और। ओके, तो घूस देना नहीं बोलते हम, भ्रष्टाचार। ओके, तो वैसा है। देखो मैंने तुम्हारे लिए लिखा तो है, बट ऐसे ही बता दूं। देखो ये तो कॉन्स्पायरेसी है। ट्रैकरी, द एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू समबडी हु ट्रस्ट यू। जो तुम्हें ट्रस्ट कर रहा है उसी को तुम हार्म कर रहे हो, जो विश्वासघाती हुआ ना, तो ये ओके, तो उसी को बोलते हैं ट्रैकरी। Resorted to do or use something bad or unpleasant because you feel you have no choice। तो तुमने कुछ unpleasant या bad चीज की, और क्यों, इस बहाने से कि तुम्हारे पास अब कोई और चॉइस नहीं है। तो अब हुआ क्या, मतलब कि उन्होंने लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन दूसरा तरीका आजमाया। तो क्या किया उन्होंने, a conspiracy was planned in order to defeat the नवाब। तो एक षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी मतलब क्या, षड्यंत्र, एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा, किस चीज के लिए, नवाब को डिफीट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इन विच नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद वेर कोएक्स्ड टू ज्वाइन। मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या किया, षड्यंत्र कैसे रचा, कि जो नवाब के जो लीडर थे, सेनापति बोलते हैं ना, वैसे दो थे। कौन, एक तो मीर जाफर और दूसरे कौन थे, सेठ अमीचंद। उनके साथ वेर कोएक्स्ड टू ज्वाइन। ओके, मतलब क्या किया उन्होंने, कि टू परसुएट समबडी जेंटली। कोएक्स्ड का मतलब क्या होता है, टू परसुएट समबडी जेंटली, मतलब रिझाना, मतलब लुभावनी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके रिझाना। नहीं बोलते कि ऐसे, मतलब एक कहावत है कि अगर तुम मीठा मीठा बोल रहे हो तो तुम जहर भी बेच सकते हो, और अगर तुम कड़वा कड़वा बोल रहे हो तो तुम हनी भी नहीं बेच सकते, भले ही कितना मीठा हो, लेकिन तुम अगर तुम्हारा वर्ड सही नहीं है तुम नहीं बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसी एक फ्रेज है, कहावत है। तो क्या बोल रहे हैं, कोएक्स्ड मतलब क्या, कि मीठी मीठी बातें करके और रिझाना। किनको रिझाया, जो दो कमांडर थे उनको, मीर जाफर और सेठ अमीचंद के। ये कमांडर किसकी आर्मी के थे, नवाब की आर्मी के थे। वो डायरेक्ट लड़ तो सकते थे, स्ट्रॉन्ग थे ब्रिटिशर्स, फिर भी उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा ये सोच के उन्होंने वॉर नहीं लड़ी, षड्यंत्र किया। ओके, मतलब और कुछ तो बोलना पड़ेगा कि उन लोग की टीम वालों को अपनी टीम में लाने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा। तो क्या बताया उन्होंने, ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट नवाब इज अननेसेसरीली हैरासिंग द पीपल। तो उनको उनका दिमाग मतलब पूरा बिगाड़ दिया। किनका, मीर जाफर और सेठ अमीचंद का। क्या बोल के, कि जो नवाब है वो बिना कोई कारण से लोगों को परेशान कर रहा है। मतलब कि नवाब इज अननेसेसरीली, जरूरत के बिना, हैरासिंग द पीपल मतलब परेशान करना, लोगों को परेशान कर रहा है। तो तुम क्यों इसका साथ दे रहे हो, लड़ो उसको, हटाओ, उसके साथ मत दो, ऐसा बोल रहे हैं। A war was declared at a ground near a village named Plassey। तो अब वॉर डिक्लेयर कर दी। अब देखो डायरेक्ट भी वॉर डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर नहीं की। पहले इन लोगों को अपनी टीम में ले लिया। किन लोगों को, मीर जाफर और सेठ अमीचंद को। क्या बोल के ले लिया, कि जो नवाब है जिसके अंडर में तुम हो अभी, वो विदाउट एनी रीजन पीपल को हैरास कर रहा है, तो तुम उनकी टीम में मत रहो, हमारी टीम में आ जाओ। अगर तुम लोग हार गए, फिक्स भी कर दिया, मैच फिक्सिंग जैसे फिक्स कर दिया कि हम अटैक करेंगे, तुम लोग हार जाना, ये वो मर जाना। फिर अब क्या होगा, नवाब का रूल तो खत्म हो गया, अब हम तुम्हें ही नवाब बना देंगे, तुम्हें ही किंग बना देंगे, ऐसे। ओके, तो ऐसा दिया षड्यंत्र, ऐसा रचा। तो भाई अब क्या होगा, तो अब तो नवाब हार ही जाएगा, क्योंकि मेन सेनापति ही ऐसे फूट जाएंगे। ओके, तो फिर क्या होगा, तो प्लासी जगह का नाम है। देखो, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन 23rd of June 1757 AD।
ओके, तो याद रखना 23 जून 1757. ओके, द बैटलफील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम द मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. तो मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल में, वहां से अराउंड 40 किलोमीटर, 38 किलोमीटर दूर है. क्या क्या प्लासी विलेज. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द प्लान बना लिया था, षड्यंत्र रचा था. मीर जाफर लॉस्ट द बैटल, वो हार गया जानबूझ के. ओके, तो सिराज उद दौला वाज डिफीटेड. तो भाई सेनापति हार गया, सब लोग हार गए, तो नवाब क्या हो गया, हार गया. ड्यू टू द रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रैकरी, रॉबर्ट क्लाइव की ट्रैकरी, ये धोखाधड़ी करने की नीति की वजह से हार गए वो. द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे. अरे एक दिन भी वॉर नहीं चली, आधे दिन में ही वॉर खत्म हो गई, क्योंकि अंदर का आदमी को ही मतलब अपनी टीम में कर लिया है. लाइक दैट द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगानास. ओके, मतलब कि जो 24 पर्टिकुलर रीजियन है, परगानास मतलब क्या, पर्टिकुलर रीजियंस. तो पूरे 24 रीजियंस के ऊपर अब रूल कौन करेगा, कंपनी रूल करेगी, ब्रिटिशर्स. ओके, मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. तो भाई अब तो वो हार गया. ओके, सिराजुद्दौला हार गया है, तो अब कौन है चीफ, वहां का किंग किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया. देखो, अब यही तो उन्होंने डील की थी कि तुम जानबूझ के हार जाना. अब इनको क्या मिला, हम सोचेंगे कि अरे वो सिराज को हरा दिया, फिर मीर जाफर को किंग बना दिया, तो कंपनी को क्या मिला, कंपनी को क्या मिला. अब पहले तो अपनी फोर्ट्रेस बनाई, तो सिराज ने तो वो डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन अब नया जो किंग है, वो किंग तो खुद ब्रिटिशर्स ने बनाया है, तो अब वो ऐसा कुछ कर सकते नहीं है. करेंगे तो ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, ओ भाई हमने तुझे किंग बनाया, तू क्या हमें रोक रहा है. समझ में आया. ओके, सो मीर जाफर किंग बन गया है. नाउ फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वाज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. तो ये पूछा जा सकता है कि द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वाज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. डिस्क्राइब. तो ये पूरा हमें लिखना है. अंडरस्टूड. यहां से स्टार्ट हुआ. अब देखो यहाँ पे उनको कुछ 24 जो रीजियंस थे, परगनास थे, वो उनके अंडर में तो नहीं थे, लेकिन वैसे रूल कौन कर रहा है, रूल कर रहा है मीर जाफर, लेकिन जीता किसने था, ब्रिटिशर्स ने. इनडायरेक्टली तो वही है, सिर्फ नाम के हैं ये लोग. ओके, जैसे कि अभी मोदी जी रूल कर रहे हैं, तो मोदी जी बोलेंगे वैसा ही होगा. ओके, फिर नीचे के लोग जो होंगे, तो हम बोलेंगे कि इन्होंने ये किया वो किया, अरे वहां से बोला इसलिए हुआ, ये तो नहीं होता. लाइक दैट. जो हायर डेजिग्नेशन पे होगा वो बोलेंगे वही होगा. जैसे कि हमारे घर में पापा है, फिर मम्मी है, भाई बहन है, हम लोग हैं. ओके, तो अगर हम बोले कि अरे सब कुछ है ना, ये दीदी की मर्जी का ही होता है, लेकिन सब कुछ दीदी की मर्जी का नहीं होता. दीदी की जो मर्जी है वही मम्मी की मर्जी है, और मम्मी की मर्जी है वही पापा की मर्जी है. पापा हेड है, तो इसीलिए पापा की मर्जी का हो रहा है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, दीदी की मर्जी का हो रहा है. ओके, लेकिन एक्चुअली दीदी की मर्जी का हो ही नहीं रहा. पापा बोल दे आज के नहीं नहीं ये नहीं, खत्म सब. लाइक दैट. इनडायरेक्ट. तो अभी किंग कौन है, एक्चुअल में किंग कौन है, ब्रिटिशर्स, लेकिन नाम के लिए मीर जाफर को किंग बना दिया गया है. ओके, अब दूसरी वॉर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर. ओके, सो बक्सर वॉर. द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर, अरे वो टूट जाएगा. द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर द डिफरेंट प्रीटेक्स्ट ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम. तो मीर जाफर को तो किंग बना दिया था, अब क्या किया कि किंग बना दिया है, अब डिफरेंट प्रीटेक्स्ट मतलब अलग अलग बहाने बना के उसके पास से पैसे हड़पने लगे. क्योंकि उसको बोलेंगे देखो तुम्हें हमने तुम्हें किंग बना दिया, अब क्या करो, अरे वो वहां से टैक्स वसूल करो हमें दो, अरे वो जगह पे ये है वो भी ले लो और हमें दो. तो डिफरेंट प्रीटेक्स्ट, डिफरेंट रीजंस देकर उन्होंने क्या किया, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम. तो बहुत सारी संपत्ति लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने.
ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर्स। अब उनका क्या था, लालच थी। कौन सी लालच थी, ज्यादा से ज्यादा पावर्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज्ड टू डीथ्रोन मीर जाफर। ओके, अब क्या किया, उनको बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी। अब वो लूटते तो रहे, मीर जाफर को बनाया और मीर जाफर को भी ये दूसरे दूसरे अलग अलग बहाने करके उस थ्रू हिम बहुत सारे पैसे निकालने लगे वो रीजन से। अब क्या हुआ कि अब वो आवाज उठाएगा ना, वो बेवकूफ थोड़ी है मीर जाफर, तो बोलेगा कि इतना सारा मैं काहे का किंग, मैं तो सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं, तो मेरा तो रूल ही नहीं चल रही है। वो जैसे ही उनको लगा कि ये मीर जाफर अभी टेढ़ा हो गया है, उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को भी डिथ्रोन कर दिया। डिथ्रोन मतलब, थ्रोन मतलब क्या, मुंगट, राजा का जो मुंगट होता है, क्राउन होता है, उसको थ्रोन बोलते हैं। और डिथ्रोन मतलब उसको पदाधिकार कर दिया, राजा की पदवी से निष्कासित कर दिया। समझ में आया? ओके, सो मीर जाफर को हटाया, तो अब कौन है भाई किंग? मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। तो पहले सिराज था, उसके बाद जाफर को बनाया। अब जाफर को हटा के किसको बनाया? मीर कासिम को वहां का किंग बनाया। मीर कासिम प्रूव्ड टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर। अब उन्होंने क्या सोचा था कि ये बहुत ज्यादा आवाज उठा रहा है, अपोज कर रहा है, कौन? मीर जाफर। तो मीर जाफर को हटाओ, हम मीर कासिम को लेके आएंगे। अब जैसे ही मीर कासिम को लाए, उनको लगा अरे यार, ये मीर कासिम तो मीर जाफर से भी एक लेवल ऊपर का है। ओके, मतलब उसको किंग बनाया तो वो तो खुद ही रूल कर रहा है, हमारा कुछ मानने वाला नहीं है, ज्यादा कुछ हमें देगा नहीं, हमारा अपोज करेगा। तो अब तो खतरा लगने लगा मीर कासिम से ब्रिटिशर्स को। तो अब क्या हुआ? एंड thus became a threat for the company। वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, कौन? मीर कासिम। मीर जाफर से भी ज्यादा मीर कासिम एम्बिशियस था। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, मुझे ये गेन करना है, मैं भी ये करूंगा। वो महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा उसके गोल्स है, वो अचीव करना चाहता है। तो अब थ्रेट लगने लगा, वो डर लगने लगा ब्रिटिशर्स को। अब उसने क्या किया? हैंस मीर कासिम was removed and मीर जाफर was again made the नवाब। क्या किया? फिर से मीर कासिम को हटा के किसको बना दिया? मीर जाफर को बना दिया। देखो कितना हो रहा है, पहले सिराजुद्दौला था। ओके, अब मीर जाफर और सेठ अमीचंद के साथ मिलकर उन्होंने वॉर लड़ी। अब वॉर तो वो चीटिंग से जीत गए, षड्यंत्र ही था, आधे दिन में ही जीत गए। अब मीर जाफर को वहां का किंग बना दिया। अब जैसे उसको लूटना शुरू किया, मीर जाफर ने जैसे ही थोड़ा बहुत अपोज करना शुरू किया, लगा कि नहीं नहीं अब इसको हटाओ, उसको डिथ्रोन कर दिया, मीर कासिम को लेके आ गए। मीर कासिम तो उससे भी ज्यादा, मीर जाफर से भी ज्यादा एम्बिशियस था, तो वापस उसको हटाया और वापस मीर जाफर को ही लेके आ गए। मीर कासिम टुक रेफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध। तो भाई इसको हटा दिया कासिम को, तो ये मीर कासिम कहाँ जाएगा? तो वो अवध चला गया, जिसको हम अयोध्या बोलते हैं। जय श्री राम, अभी जो मंदिर बन रहा है वो। ओके, तो वो कहाँ चले गए? अवध के नवाब के पास चले गए, अयोध्या के नवाब के पास चले गए। कौन? मीर कासिम। रेफ्यूज मतलब कि शरणागति लेना। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध। तो ये टाइम पीरियड में ही जब मीर कासिम गए थे कहां पे? अवध के किंग के पास। अवध के जो किंग है उसके पास गए थे, अवध के नवाब के पास, अवध के किंग के पास गए थे। कौन? मीर कासिम। वही टाइम पीरियड पे जो मुगल एम्परर के जो किंग थे शाह आलम, वो भी अवध गए थे वही टाइम पीरियड पे। तो अब तो ये तीन लोग मिल गए, मीटिंग हो गई, ऐसा हो रहा है। सो ऑल थ्री देम डिसाइडेड टू जॉइन hands and fight the company unitedly and thus declared a war। तो उन्होंने क्या किया? पहले से नवाब ऑफ अवध तो वहीं थे, अवध में ही थे। अब मीर कासिम उनकी रेफ्यूज में गए, शरणागति स्वीकार कर ली, ज्वाइंस हैंड विद द नवाब ऑफ अवध। वही टाइम पीरियड में मुगल एम्परर, पूरे मुगल साम्राज्य के राजा, ओके, शाह आलम भी वहां पे ही आए हुए थे अवध में। तो अब तीनों ने हाथ ज्वाइन कर लिए। हाथ ज्वाइन कर लिए मतलब क्या? ज्वाइन हैंड्स मतलब इकट्ठा हो गए और बोलेंगे अब हम कंपनी के सामने लड़ेंगे। तो अब वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके सामने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने।
तो कहां पर थी वो? एट बक्सर। द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी। 3 लोग, 3 किंग एक साथ और कंपनी अकेले, लाइक दैट। 22 ऑफ अक्टूबर 1764। वो देखो 1757 प्लासी, ओके 1764 मतलब आफ्टर 7 इयर्स, 7 इयर्स वापस वॉर हुई, इन विच यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। भाई ये यूनाइट हुए थे, जो इकट्ठा हुए थे, 3 टीम बना दी थी 3 लोगों की, वो भी हार गई ब्रिटिशर्स के सामने, वो भी हार गई। Thus the company got the दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब क्या? कि जितने भी रेवेन्यू टैक्स है, जितने भी टैक्स है, वो सारे कलेक्ट कौन करेगा? जो किंग होगा। अब वो तीनों हार गए, तो अवध कौन कौन था? मीर जाफर, देन मीर कासिम और शाह आलम, मुगल एम्परर। ओके, तो इतनी सारी जगह के पास से जो भी टैक्स आ रहा है वो सारा अब कौन कलेक्ट करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी राइट्स टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह के जो राइट्स है, टैक्स वसूल करने की जो हक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। चैप्टर का नाम ही है द राइज ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो ब्रिटिशर्स का राइज हुआ है, वही यहाँ पे दिखा रहे हैं। उनका राइज हुआ तो जो मुगल एम्पायर है, जो पहले से हमारे जो किंग थे, ओके, वो भी आए ही थे, वो भी इन्वेड करके आए थे, वो यहाँ के नहीं थे। यहाँ के जो किंग थे तो वो बाहर से जो इन्वेड करके आए, उन्होंने यहाँ के ऑलरेडी जो किंग थे उनको हरा दिया, अब वो रूल करने लगे। अब वो रूल कर रहे काफी सालों तक, मतलब कई 1-2 सेंचुरी भी गिन लो, ओके, क्योंकि जो हमारे मुगल एम्परर थे वो तो कितने लाइन में हैं, ओके, कितने, मतलब अकबर, शाह आलम, कितने सारे, मतलब उसके पापा के पापा, वैसे ही आते ही गए। वो सब हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, वो सब भी हमें पढ़ना है सीक्वेंस में, कि कौन है, कहाँ से है। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे सारे याद रख ले हम नाम। ओके, तो बक्सर में ये लड़ाई लड़ी गई और दीवानी राइट्स 3 बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राइट्स किसको मिल गए हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए हैं। ओके, नेक्स्ट। सो अब तो इतना ज्यादा ले लिया है, तो अब आगे एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल। तो कंपनी रूल का क्या होगा? अब एक्सपांशन होगा, मतलब और बढ़ेगी। तो कैसे? देखो, द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। तो एक एक्ट पास किया इंग्लिश गवर्नमेंट ने। 64 में वॉर हुई थी, अब अगेन आफ्टर 9 इयर्स उन्होंने एक एक्ट पास किया, एक बिल पास किया, अकॉर्डिंग टू विच गवर्नर ऑफ बंगाल was made the governor general and all the trade and political activities, governor general and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control। तो भाई क्या हुआ कि जो बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ओके, उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल क्या है? मतलब इंग्लिश के जहां ब्रिटिशर्स की जहां ऑफिस है, जहां के टैक्स वो वसूल कर रहे हैं, वो सब पे कोई एक बंदा कंट्रोल करेगा। वो कंट्रोल करने वाला वो कौन होगा? गवर्नर जनरल। वो सबको ही कंट्रोल करेगा। ओके, सो द मुंबई एंड मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वेर ब्रॉट अंडर हिम। तो जो मुंबई के जो गवर्नर थे, जो मद्रास के जो गवर्नर थे, वो भी किसके अंडर में आ गए? जो वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर बनाए गए, गवर्नर जनरल, उनके ही अंडर में सब कुछ आ गया। Thus, वॉरेन हेस्टिंग became the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमारे वॉरेन हेस्टिंग है फोटोग्राफ के साथ। सो वॉरेन हेस्टिंग, ये एक मार्क में पूछा जा सकता है कि कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। गवर्नर जनरल मतलब क्या? सारे राइट्स, फुल कंट्रोल उनके पास है। ब्रिटिशर्स में भी, ब्रिटिशर्स के पास तो है ही, लेकिन ब्रिटिशर्स में भी किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है, जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स।
During his tenure, the first Maratha war and the second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged. मतलब कि उनके टाइम पीरियड में मराठा वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर हुई थी. ओके. The problems for the East India Company increased because it had to face both the powers simultaneously. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी प्रॉब्लम्स आने लगी थी. क्यों? क्योंकि एक साइड मराठा है. अगर नीचे साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में भी वेस्ट पार्ट में देखें तो मराठा का पावर बहुत है. मराठा ओके बहुत खतरनाक पावर. ऐसा नहीं अभी का जो महाराष्ट्र है वो नहीं. महाराष्ट्र ये एमपी वाला पार्ट, गुजरात वाला पूरा पार्ट, वो सब कुछ मराठा ही रूल कर रहे थे. सो यहाँ मराठा है. और वो साइड अगर जाए तो वहां पे मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली और सब लोग हैं. ओके. सो अब क्या हुआ, उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको आने लगी. कॉर्नवालिस टुक ओवर एज अ गवर्नर जनरल आफ्टर द वॉरेन हेस्टिंग्स. तो भाई ये दूसरे हैं, नाम याद रखना है. पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स. और दूसरे कौन है? कॉर्नवालिस. तो कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद. During the tenure of Cornwallis, the third Mysore War took place. ये second Mysore War थी. ओके. अब third Mysore War हुई. ओके. और क्या हुआ? Took place with Tipu Sultan, famously known as the Tiger of Mysore. तो ये पूछा जा सकता है कि किस में, मतलब कि कौन, किसने, मतलब कि कौन कहलाया जा सकता है टाइगर ऑफ, हु इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. तो कौन है? टीपू सुल्तान. कर्नाटका की जो टेक्स्ट बुक और वो है रिसेंटली, ओके, उसमें से ये सारी ही जो हिस्ट्री है वो धीरे धीरे अभी निकालते जा रहे हैं. ओके. मे बी हमारी बुक में से भी जल्द ही ये सारी बातें रिमूव कर दी जाएगी, क्योंकि ये सारी बातें इंडिया में जो बाहर से लोग आए थे और इंडिया को रूल किए थे उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. लेकिन हमें पढ़ना चाहिए हिस्ट्री में जो हमारी ऑलरेडी हिस्ट्री है. ओके. मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हैं. चोला एम्पायर एंड ऑल, वो बहुत सारी डायनेस्टीज है. ओके. तो वो डायनेस्टी तुमने 6-7 में पढ़ा है, थोड़ा बहुत एसएसटी में आता था. तो वो डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए. आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये सारी बातें से अच्छा है कोई और. तो हाँ, इंडिया के, पूरे इंडिया की बात करें. ओके. और पर्टिकुलरली अगर जीएससीबी का है तो गुजरात की बात करें. ओके. वैसे हमारा सिलेबस डिजाइन हो रहा है, कई स्टेट में चेंज हो गया है. ओके. चलो. So the company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. The Tipu Sultan. देखो कितने पावरफुल थे, हारे नहीं थे ब्रिटिशर्स के सामने. ओके. मतलब उन्होंने क्यों भाई कुछ भी हो जाए हार नहीं माने. सब लोग इकट्ठा, सब लोगों ने मतलब मान लिया कि अच्छा ब्रिटिशर बोलेंगे वैसा करेंगे. टीपू सुल्तान ना, हम जिंदा है तब तक हम आपकी रेफ्यूज नहीं लेंगे. आप बोलेंगे वैसा नहीं, हम यहाँ के किंग हैं, लड़ेंगे लेकिन डायरेक्टली सरेंडर नहीं करेंगे. तो अब देखो कंपनी ने वापस क्या किया, डायरेक्ट तो टीपू सुल्तान को हरा नहीं सकते. अब हाथ मिला लिया. किसके साथ? मराठास के साथ और हैदराबाद के निजाम्स के साथ. ओके. तो निजाम के साथ भी और मराठा के साथ भी हाथ मिला लिया. और कंपनी अब देखो सब मिलके किससे साथ लड़ रहे हैं? टीपू सुल्तान के साथ. देखो सबके किस किस के साथ हाथ मिला रहे हैं. लास्ट में तो वो खुद ही रूल कर रहे हैं. जैसे अभी मराठा के साथ में हाथ मिलाया, फिर वो मराठा के सामने ही हो जाएंगे. जैसे वहां पे क्या किया वेस्ट बंगाल में, सिराज को हटाया, जाफर को बनाया, फिर जाफर को भी हटा दिया. लास्ट में रूल किसने किया? उसी ने किया. तो ये सारी ट्रिक्स है. जीते कैसे? पहले ये पावरफुल है उसको हराओ, सबके साथ फ्रेंडशिप करके पहले उसको हरा दिया, फिर ये जो फ्रेंड्स है उसी को भी हरा के खुद ऊपर आ गए. लाइक दैट ये उनकी टेंडेंसी थी. तो उनके साथ हाथ मिलाया. टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी. तो जो
कंबाइंड फोर्सेस थी, मराठा बहुत बड़ी आर्मी, मराठा है, निजाम है और ब्रिटिशर्स की आर्मी है, तो टीपू सुल्तान जीत नहीं पाए। तो जीत नहीं पाए और उन्होंने ट्रीटी को एक्सेप्ट करना पड़ा। ट्रीटी एक मतलब पर्टिकुलरली एक शर्त, यस यू कैन कॉल इट एज शर्त, ओके, एक ट्रीटी बना दी कि पर्टिकुलरली ये सारी सिचुएशंस रहेगी, आपके जो पर्टिकुलरली जगह पे मैसूर में आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उतना टैक्स हमें पर्टिकुलरली टैक्स देना पड़ेगा, एंड सारी जो नहीं लिखते कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू, तो वैसी एक पर्टिकुलरली शर्त जैसे संधि बना दी, संधि कर ली, ओके, ट्रीटी कर ली, किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ, कि ये तो करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। आज भी तुम अगर कर्नाटका में जाओ सो मैसूर पैलेस बहुत ज्यादा फेमस है। मैसूर पैलेस इतना बड़ा पैलेस है, तुम्हारा पूरा दिन वहां निकल जाए, उतना बड़ा पैलेस है। और आज भी तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा ओ किंग, नहीं वो ग्राउंड में वो अलग से, लेकिन ये तो मैसूर का पैलेस फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तुम वो साइड जाओगे तो यार मैसूर पैलेस गए या नहीं, ऐसा पूछेंगे। After the Cornwallis, Sir John Shore became the Governor General, and due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Maratha became the stronger. तो भाई उनके बाद जो थर्ड आए थे वो थे सर जॉन शॉर, ओके। अब उनकी थोड़ी रिजिड पॉलिसी थी, ओके, बहुत ज्यादा ऐसे रिजिड थी, थोड़ी भी फ्लेक्सिबल नहीं थी, और उनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फेम थी, जो पॉपुलैरिटी थी, वो क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। तो फिर पावर में कौन ज्यादा लगने लगा? मराठास, ओके। तो मराठास बहुत ज्यादा पावर में लगने लगे। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शोर, देखो ये सेकंड थे, ये थर्ड है, और फोर्थ गवर्नर जनरल वेलेस्ली फोर्थ, तो वो जो आए थे, गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। तो वेलेस्ली को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि भाई सबसे सुप्रीम कौन होना चाहिए? कंपनी ही होनी चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम, तो एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाए वो वेलेस्ली, एंड द कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम एंड द स्टेट्स एडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलोज। तो ये पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर दी terms and conditions of the subsidiary alliances systems brought by the Wellesley, okay। हाँ बंद हो गया। ओके, सो क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस? पहला, द आर्मी ट्रेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। तो ये अलायंस सिस्टम जो भी एक्सेप्ट करेगा उसको ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी खुद देंगे। भाई इतनी भलाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साथ में कुछ लेंगे भी, ओके, खुद आर्मी देंगे। जैसे कि मराठा को वो लोग अपनी आर्मी देंगे, तो फिर मराठा के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मराठा की आर्मी तो है ही, साथ साथ में ब्रिटिशर्स की आर्मी भी है, लेकिन ये सिस्टम को एक्सेप्ट करे तो वो देंगे, क्योंकि साथ साथ में दूसरा कुछ भी होगा ना। तो देखो, एक्सेप्ट करेंगे उनको, वो अपनी आर्मी देंगे, इन रिटर्न, अभी आया, इन रिटर्न उनको भी कुछ देना पड़ेगा। द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। मतलब कि रिटर्न में उनको क्या देना पड़ेगा? उनके जो भी एरियाज है वो पूरे एरिया में जितना भी वो वेल्थ एज अ रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते हैं, ओके, उतने ही अमाउंट जितना, मतलब थोड़ा पार्टीशन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो टैक्स देना पड़ेगा। और आर्मी, ब्रिटिशर्स तो आर्मी दे ही रही है अपनी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ेगी तो उनकी आर्मी भी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी, ये चाहिए उनको रिटर्न में। Without the permission of the company, the state will not wage war or sign treaty with others. कंपनी की परमिशन लिए बिना वो स्टेट जिसने ये सिस्टम एक्सेप्ट की है, वो स्टेट किसी और स्टेट के साथ वॉर भी नहीं कर सकता और कोई ट्रीटी भी नहीं कर सकता। वॉर भी करनी हो तो भी ब्रिटिशर्स को पूछना पड़ेगा, कोई ट्रीटी करनी हो तो भी ब्रिटिशर्स को पूछना पड़ेगा।
सब कुछ। ओके, देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन दी स्टेट असेंबली, मतलब पर्टिकुलर स्टेट होगा, वो स्टेट में सपोज यहाँ पे दिल्ली में कोई पर्टिकुलर से राजस्थान है, गुजरात है, ओके, तो गुजरात मराठास की हम बात करें तो मराठास है। अब वो मराठास की जो किंग होंगे और साथ में जो लोग होंगे, उनके मंत्री होंगे, तो उनके जितने भी मंत्री है जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें से एक जगह किसकी होगी, इंग्लिश के रिप्रेजेंटेटिव की होगी। क्यों? क्योंकि पता चले कि वो लोग कैसे रूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ हम सिस्टम एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर वो टैक्स देंगे ही नहीं, ये वो, तो चीटिंग नहीं हो पाए, इसीलिए अपना एक आदमी उनके असेंबली में होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन। एंड लास्ट, अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन दी स्टेट। तो जो स्टेट की असेंबली है उसमें कोई और फॉरेनर्स, मतलब जैसे कि फ्रेंच भी थे, पोर्टुगीज भी थे, तो फ्रेंच पोर्टुगीज कोई भी फॉरेनर्स को वहां पे उनकी स्टेट असेंबली में कोई भी टाइप की जॉब या कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ही डील करनी है। तो ये 5 टर्म्स एंड कंडीशंस थी, पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई सारी? पक्का? ओके। The state rulers who accepted the subsidiary alliances system, तो कौन से ऐसे स्टेट थे जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था? ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है। तो निजाम ने एक्सेप्ट किया था, मैसूर ने एक्सेप्ट किया था, अवध ने एक्सेप्ट किया था, गायकवाड़ ने एक्सेप्ट किया था, सिंधिया ने साइंडिया, ओके, और से इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सिंधिया। क्या? सिंधिया लिखा ऐसे है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सिंधिया। ओके, एंड भोसले एंड होलकर, ओके, ये पूरे रीजन के किंग ने एक्सेप्ट किया था। एक मार्क में पूछा जा सकता है। देखो ये बता रहे हैं, ये सारे सपोज हमारे किंग हैं और ये ब्रिटिशर्स इसे रोप पकड़ के कि जैसे चाहे वैसे हिला सकता है। क्यों? इट्स लाइक कि उन्होंने अपनी आर्मी तो दे दी, लेकिन साथ साथ में रिटर्न में कितना कुछ ले लिया, लेकिन इनके पास कुछ करना नहीं था। ऑपोज करेंगे तो लड़ने के लिए, देखो मराठा नहीं है, मराठा वो अपने हिसाब से ही रहे हैं लास्ट तक। दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन, ये क्या था? एक मीठा जहर था। लगेगा अच्छा कि ओ भाई लो, इनको थोड़ा बहुत टैक्स देना है, अब हमारे पास एक आर्मी और बढ़ जाएगी, तो अब हमें कोई अटैक नहीं कर सकता, तुम भी अटैक नहीं कर सकते, अटैक करने से पहले तुम्हें उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, कोई ट्रीटी भी नहीं कर सकते, तो पैसे ही तो देने हैं, तो पैसे देते रहेंगे। लेकिन एक स्वीट पॉइजन है, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं है ना, कोई भी तुम्हें अटैक करे तो तुम्हें कुछ कर नहीं सकते। ओके, पहले इनका कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। सो स्वीट पॉइजन जैसा था। बाय इंप्लीमेंटिंग दिस सिस्टम, वेलेस्ली एनेक्स्ड मेनी प्रोविंसेस एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई ये सिस्टम को फॉलो करके वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही विस्तार किया, बहुत जगह ले ली। Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliances system, which he refused. भाई टिप्पू सुल्तान ने, मैसूर तो लिखा है लेकिन पर्टिकुलरली टिप्पू सुल्तान ने सारी कंडीशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हम ये कंडीशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। For declining the alliance system, the company with support from the Nizam attacked Mysore in 1799. 1799 में कंपनी ने निजाम का सपोर्ट लिया और मैसूर पे अटैक कर दिया। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर, 3 तो हो गई थी, ये फोर्थ मैसूर वॉर थी, टीपू लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान ने अपनी जान गंवा दी ये लड़ाई लड़ते लड़ते। आफ्टर वेलेस्ली हेस्टिंग केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। तो वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग आए, पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, अभी हेस्टिंग लिखा हुआ है। सो हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। ही वेज्ड अ वॉर विद नेपाल। भाई नेपाल के साथ भी वॉर कर दी, उनके साथ क्या लेना देना, लेकिन इंडिया का पड़ोसी है, वॉर करो, जगह ले लो, लाइक दैट।
नेपाल एंड मेड द गुरखास टू जॉइन द आर्मी, तो उनको भी ले लिया आर्मी में. हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विथ पिंडारास एंड टुक कंट्रोल ओवर देम. पिंडारास मतलब जो राजस्थान में पर्टिकुलरली जो लोग रूल करते थे वो पिंडारास. तो पिंडारास के साथ वो एक सलमान खान का मूवी आया था, तुमने तो नहीं देखा होगा, वीर नाम का था. तो उसमें नाम पिंडारा नहीं था, पिंडारा था, पिंडारी. ओके, इसी के रिलेटेड थोड़ा है. तो ब्रिटिशर्स के सामने लड़ाई के लिए ये थोड़ा बहुत था. तो पिंडारास एंड टुक कंट्रोल, वहां का कंट्रोल भी उन्होंने ले लिया. राजस्थान साइड इलाका है ये. विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड. थर्ड मराठा वॉर हुई और उसके बाद सुप्रीमेसी मतलब सबसे बड़ी कोई रूलिंग पावर है वो कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी. 4 बार मैसूर वॉर हुई, मराठा के साथ भी वॉर हुई. ओके, थर्ड मराठा वॉर. और अब सबसे ऊपर कौन आ गया है? ब्रिटिशर्स. राइज ऑफ ब्रिटिश, वही तो पढ़ रहे हैं. ओके चलो. सो अब क्या हुआ देखो. In comparison to the earlier governor generals, William Bentinck is known as a liberal governor general. हेस्टिंग के बाद कौन आए? बेंटिक. अब पहले के जो गवर्नर जनरल्स थे उनके मुताबिक, उनकी कंपेयर में बेंटिक एक लिबरल थे. लिबरल मतलब थोड़ा बहुत चलता है यार, इतना ज्यादा रिजिड नहीं होना है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है. अरे यार लोग ही तो हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे ले लो, बहुत ज्यादा कुछ. लिबरल्स जैसे कि तुम टेस्ट दे रहे हो तो कई टीचर्स लिबरल्स होते हैं, चलो टेस्ट दे दो, घूमते हैं फिरते हैं ये. और कई टीचर्स तुम्हारे ऊपर ही खड़े रहेंगे, वो स्ट्रिक्ट है. और कई टीचर हाँ ठीक है चलता है, होमवर्क किया नहीं किया ठीक है कल करके आना. लिबरल. ओके, तो ये जो थे ओके बेंटिक लिबरल थे. ओके, तो ये भी एक बार में पूछा जा सकता है. बेंटिक बिलीव्ड दैट द डिससैटिस्फैक्शन इन डिफरेंट स्टेट ड्यू टू द imperialistic policies adopted by the previous governor generals could not bring about any unity. तो वो क्या मान रहे थे? बेंटिक की बिलीफ सिस्टम क्या थी कि ये जो साम्राज्यवादी, इसका मीनिंग ओके इंपेरियलिस्ट पॉलिसी. इंपेरियलिस्ट पॉलिसी मतलब क्या? कि अपना विस्तार बढ़ाओ, अपना साम्राज्य बढ़ाओ. ये पॉलिसी की वजह से कोई भी रूल तो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं है किसी को ब्रिटिशर्स. मतलब मजबूरी में हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा किसी का ऐसे ट्रस्ट नहीं है, तो वो डिससैटिस्फैक्शन रहेगा. डिफरेंट स्टेट के बीच में सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा कि भाई ये तो कभी भी ये मतलब बॉम्ब फूट जाएगा और सारे ही स्टेट जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सामने हो जाएंगे. अगर सारे स्टेट एक साथ मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने लड़े तो कुछ होगा नहीं उनका. ओके, तो वो बात कर रहे हैं. सो क्या किया उन्होंने? सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स. तो वो बहुत ज्यादा लिबरल थे अपने डिसीजंस में. डेलहाउसी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848. देखो कितने गवर्नर जनरल आए हैं. ओके, अब लास्ट में कौन आया है? डेलहाउसी. वो कब आए हैं? 1848 को. ही वॉज अ फियर्स इंपेरियलिस्ट. ओके, फियर्स इंपेरियलिस्ट मतलब क्या? एकदम सख्त साम्राज्यवादी, विस्तारवादी. ओके, मतलब क्या? साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, रूल करो, बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, इसके ऊपर अटैक करो, ये भी ले लो, कुछ भी. एनी मतलब ट्रैकरी हमने देखा ना, वॉर करना हो तो वॉर करो, घूस देनी हो तो घूस दो, लीगल इलीगल साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करो. ओके, लेकिन बढ़ाओ ऐसे. वैसा था वो. कौन? डेलहाउसी. डेलहाउसी adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. तो उनकी पॉलिसी क्या थी? तो उनकी पॉलिसी क्या थी? देखो ये भी पूछा जा सकता है. एनेक्शन बाय वॉर. तो भाई सबसे पहला तो वॉर कर दो, हरा दो उनको, मार दो. वॉर कर दिया. उन वैसे वॉर करके क्या हासिल किया उन्होंने? जैसे पंजाब है वो वॉर करके हासिल किया. पेगू दैट इज लोअर बर्मा है जो
ईस्ट में है, इंडिया के ईस्ट में लोअर बर्मा जो है, ओके, वो भी ऐसे ही हासिल कर लिया। कैसे? वॉर करके। एनेक्शन ड्यू टू द किंग डाइंग विदाउट एयर, हेयर नहीं पढ़ना है इसको, इसको पढ़ते हैं एयर, एयर, ओके, एच साइलेंट, एयर, ओके। सो मतलब कोई एक किंग मर जाए जिसका कोई वारसदारी ना हो, कि उसका कोई संतान, उसकी कोई दूसरा किंग राजकुमारी ना हो, तो वो कौन ले लेगा? कंपनी ले लेगी, ओके, कि ये किंग तो है लेकिन किंग का कोई है नहीं आगे पीछे और किंग मर गया, ये अपना है, लाइक दैट। तो वैसे क्या क्या ले लिया उन्होंने? सतारा ले लिया, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बाघट, नागपुर। झांसी में थे ऑलरेडी, झांसी में झांसी की रानी नहीं सुना? ओके, लक्ष्मीबाई, तो वहां तो थे, उनके पर्टिकुलरली उनकी डायनेस्टी चले वैसा था, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहे थे कि नहीं 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 ये यहाँ के नहीं है। तो वो ये सेकंड मेथड है, पहला वॉर करके, दूसरा कि अगर किंग मर जाए और उनके कोई भी मतलब ऑफस्प्रिंग ना हो इमीडिएट, तो वो भी वो लोग ले लेंगे। तीसरा, एनेक्शन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, सिर्फ और सिर्फ ऐसा कह देंगे, ए तुम्हें रूल करना नहीं आता, तुम सही सही रूल नहीं कर रहे हो, तुम छोड़ो, हम संभालेंगे। बस ऐसे ही ले लिया, भाई तुम्हें रूल करना आता नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, कुछ मैनेजमेंट आता नहीं है, हम रूल करेंगे, चलो हटो, लाइक दैट। तो ये एक एनेक्शन था। तो वैसे उन्होंने क्या ले लिया? अवध को ले लिया। देन एनेक्शन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन, तो कैसे ना कैसे करके डेप्ट कलेक्शन ले लिया। मतलब कि डेप्ट कलेक्शन मतलब क्या? उनको देवादार बना दिया, मतलब इतना ज्यादा उनके पास से रेवेन्यू कलेक्ट किया, इतना कि उनके पास खुद कुछ रहा ही नहीं। तो वैसे क्या, निजाम का प्रोविंस पूरा जो हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो हम लेते ना, वो पूरा एरिया उन्होंने वैसे करके ले लिया कि लूट लिया पूरा निजाम थ्रू। एंड एनेक्शंस टू एंड अ नेम सेक रूल, तो भाई कहीं पे नेम सेक रूल था, मतलब सिर्फ नाम का कोई ना कोई रूल कर रहा था, ओके, कोई ना कोई छोटा मोटा किंग रूल कर रहा होगा सिर्फ नाम के लिए, वो भी ले लिया कि चलो हटाओ हम ही रूल करेंगे। तो कर्नाटका और तंजौर तमिलनाडु में है, तंजौर मतलब तमिलनाडु अभी का, तो तंजौर कर्नाटका, ये भी रूल कर लिया। तो डेलहाउसी देखो कैसे कैसे, मतलब पहले बोलेंगे कि भाई वॉर कर दो, ले लो ये इलाका, बोला साम दाम दंड भेंट, सब कुछ ही कर रहा है, फियर्स इंपेरियलिस्ट, ऊपर कहां गया, फियर्स इंपेरियलिस्ट, ओके। सो कुछ भी करो हमें चाहिए, तो वॉर कर दो, बोल दो तुम्हें आता नहीं है रूल करना, मिसमैनेजमेंट, चलो हटो, लाओ, सिर्फ नेम से एक रूल हो रहा है, चलो लाओ हमें दे दो, कोई मर गया और उनका कोई चाइल्ड नहीं है, ए बस ये इलाका हमारा हो गया, लाइक दैट, वैसे करके पूरा ले लिया, ओके। Besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. तो भाई ये imperialist तो था लेकिन reformist भी था, मतलब बहुत डेवलपमेंट भी करता, इतना कुछ करके अब डेवलपमेंट कर रहा है। तो क्या किया देख लेते हैं। The first railway line in India between Mumbai and Thane in 1853, wireless system between India and England, establishment of public work department, English educations, etc. were all introduced during his tenure. इतनी सारी चीजें उन्होंने की। क्या किया? सबसे पहले ये एक बार में पूछा जा सकता है कि भाई पहली ट्रेन कहां से कहां तक की थी? मुंबई से थाने तक की पहली ट्रेन थी, वो उन्होंने ही लगाई थी, दौड़वाई थी, ऐसा ही बोलेंगे ना। सो वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, आज हम वायरलेस वाईफाई से कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वायरलेस सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था। PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डिफरेंट ब्रिज बनाओ, टैंक हॉस्पिटल बनाओ, टैंक बनाओ बड़ी बड़ी, तो ये रोड बनाओ, तो ये सब किसके अंडर में आएगा? PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट किया। इंग्लिश एजुकेशन, कि भाई इंग्लिश पढ़ाओ इन लोग को, मतलब हमारी जो संस्कृति है वो सब इनको सिखाओ, वहाँ का कल्चर यहाँ के लोगों को सिखाने लगे, सो इंग्लिश, ओके, ये सब कुछ उनके टेन्यूर में हुआ। He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage, तो उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी हो जाती थी, ओके, तो वो बंद करवा दिया। अच्छा किया या बुरा किया? ओके, सो उन्होंने ये चाइल्ड मैरिज बंद करवा दिया। क्यों?
अरे भाई अभी कुछ दिमाग तो डेवलप होने दो, फिजिकली मेंटली हमें मैच्योर होना है, उसके बाद ये सब मैरिज एंड ऑल है। तो चाइल्ड मैरिज थे वो बंद करवा दिए। विडो थी, विडो मतलब क्या, विधवा। ओके, कि भाई कोई पर्टिकुलर लेडी का हस्बैंड, फीमेल का हस्बैंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर इसकी डेथ होती है तो रीमैरिज पहले, अभी तो होते हैं लेकिन पहले नहीं होते थे, कि भाई खत्म तो खत्म ऐसे। हाँ, सती सिस्टम था, यस। रीमैरिज नहीं होते थे, उन्होंने वो स्टार्ट करवा दिए। विद इन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपांडेड। ब्रिटिश रूल भी एक्सपांड हुआ और एम्पायर, पूरा का पूरा राज एम्पायर भी एक्सपांड हुआ। But in the progress, they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of first struggle for independence in 1857. तो भाई 100 years लगे, 1757 से 1857, एकदम अच्छे से पूरा इंडिया ले लिया उन्होंने, सब कुछ कवर किया, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। अब वो रूल कर रहे हैं, सब जगह वही रूल कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी है भाई, लोगों के अंदर तो एक आग है, कब इनको पीछे वापस निकाल दे। तो अब क्या हुआ, स्ट्रगल, डिससेटिस्फेक्शन हुआ डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, और अब ये जो आग थी वो पहली आग बन गई और वॉर हो गई। कब, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857। जो हम बोल रहे हैं कि मंगल पांडे ने लड़ाई स्टार्ट की, मतलब हम आजाद हुए, फ्री हुए कब, 1947, लेकिन वो प्रोसेस स्टार्ट कब हुई थी, 1857 में, फर्स्ट टाइम 1857। सो अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कंपनी। ओके, समझ में आ गया यहां तक। अब ये तो हमने देख लिया कि 1857 के बाद ये जो डिससेटिस्फेक्शन है वो हुआ, फर्स्ट स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी, इंडिपेंडेंस फ्रीडम की मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 वो तो स्टार्ट हो गया। उसके बारे में अभी आगे के कई चैप्टर्स में थोड़ा बहुत देखेंगे, अभी याद ये पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में आगे इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब पैसों की दृष्टि से ओके क्या फर्क पड़ा इंडिया पे, तो वो देखते हैं। When we evaluated the 100 years of company rule in India, we realized that India, which had an inviolable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produces raw material for England and a prospective market for goods produced in the factories. मतलब कि पहले इंडिया की कंडीशन ऐसी थी, ये 100 years पहले इंडिया की कंडीशन ऐसी थी कि पूरे वर्ल्ड में के लोग इंडिया आते थे, क्यों, बिजनेस करने, पैसे का, कुछ भी कल्चरल, और जो हमने स्टार्टिंग में देखा हो, तो इंडिया आते थे। लेकिन अब ये 100 years में क्या हुआ, इंडिया सिर्फ एक जगह बन गई जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है इंग्लैंड की कंपनियों के लिए। सपोज इंग्लैंड में सब कॉटन की फैक्ट्री है, कॉटन मिल है, तो भाई हम सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर, रॉ मटेरियल मतलब उससे पहले का, जैसे तुम्हें गेहूं की बिस्किट बनानी हो, ओके, तुम्हें बिस्किट बनानी है, सो व्हीट और से गेहूं आर द रॉ मटेरियल, वो होगा तभी तो बनेगा। तुम्हें चीनी बनानी है तो शुगर केन इज द रॉ मटेरियल। ओके, तो इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई। ओके, देन हाँ वापस गया। ओके, हाँ, तो अब देखो, बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, सुगर, जूट, मुस्लिन, but after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. तो भाई बंगाल इतना सब कुछ वहां एक्सपोर्ट करता था, इंग्लैंड, कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, सुगर, जूट, मुस्लिन, सब कुछ। लेकिन जब से द्विशासन, ओके, द्विशासन मतलब थोड़ा हम भी रूल करेंगे, थोड़ा तुम रूल करोगे, लाइक दैट, ड्यूअल पावर पॉलिसी, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज्यादा पैसे वाली प्रॉस्पेरिटी थी, वो सारी खत्म हो गई।
The dual power policy, द्विमुखी शासन, was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the नवाब. तो जो मीर जाफर वाली स्टोरी देखी ना, तो वो क्या था, मतलब सिराज उद दौला वो रूल कर रहे थे, ओके. लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये आ गए तो उन्होंने क्या किया था पहले, अब मीर जाफर को, उनको हरा के मीर जाफर को बना दिया. तो अब मीर जाफर वहां रूल कर रहे हैं, और बोला ना कि कहने के लिए मीर जाफर लेकिन है वो. तो कैसे रूल करते थे ये, सिर्फ नेम से कि द्विमुखी शासन, मतलब कि जितना भी टैक्स और ये सब वसूल करना है, ये सारा टैक्स जाएगा ब्रिटिशर्स के पास, और लोगों की जो भलाई का काम करना है कि भाई हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल्स बनाओ, ब्रिज बनाओ, रोड बनाओ, ये लोगों की भलाई का जो काम है वो वहां का किंग करेगा. ऐसे उन्होंने किंग तो बनाया था मीर जाफर को, तो बोले मीर जाफर को बोला भाई तू रोड बना, हॉस्पिटल बना, ये कहां से बना, पैसे वो ले रहे हैं, पैसे खुद ले रहे हैं, रेवेन्यू टैक्स और ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहे हैं, और जो भला करने का काम है वो बोलेंगे कि भाई नवाब तुम करो और किंग तुम करो. ये कैसी बात है, पैसे तुम ले रहे हो तो काम भी तुम्हें करना है, और तुम अगर दूसरे को काम दे रहे हो तो उसको पैसे तो दो, वो पैसे कहां से लाएगा, ओके. तो वैसी बात हो गई. वो होने के बाद से ही बंगाल पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होने लगा, सब लूटने, मतलब बहुत बहुत रिच था हमारा इंडिया, लेकिन ये सब स्टार्ट हो गया ऐसे ही करने से. Thus the British got power without any responsibility and Nawab had the responsibility without any power. देखो क्या, ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर है उनके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, जिसका जो होना हो वो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर उनके पास है. लेकिन नवाब के पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इसका भला करना है, स्कूल बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, लेकिन पावर कुछ भी नहीं है. वो खुद कुछ कर सकता नहीं है, कुछ पैसे कलेक्ट नहीं कर सकता, कहीं पे वॉर नहीं कर सकता, कितना कुछ, ओके. This was known as the subsidiary alliance system which ruined the Bengal economically. तो इसको बोला जाता है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसने बंगाल को क्या कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया, रूइन कर दिया. The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. मतलब जो अनफेयर, मतलब जो सही नहीं है, इलीगल जो टैक्स कलेक्शन पॉलिसी है, उससे क्या हुआ, मेड द इंडियन पीजेंट अ डेप्टर. पीजेंट मतलब फार्मर, खेडूत. तो जो बिना ऐसे ही, लगान मूवी देखी है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 गुना लगान पे करना पड़ेगा, आमिर खान की मूवी है. उसमें क्या था, ब्रिटिशर्स के सामने, एक तो मूवी है, इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी, बट कहना क्या चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, और ये लोग सिर्फ आके टैक्स कलेक्ट करके चले जा रहे हैं, ओके. तो डेप्टर बना दिया. हमारे जो फार्मर है उनको क्या, डेप्ट मतलब उधार, ओके. उनके पास मतलब पूरा पहाड़ हो गया है उधार का, वैसे बना दिया. The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industry. इंडिया की जो क्लोथ इंडस्ट्री थी उस पे भी अनफेयर टैक्सेस लगा दिए कि तुम्हें इतना हमें देना ही है. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. तो भाई उन्होंने ऐसी डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस, मतलब क्या कि जो इलीगल है और बहुत ज्यादा हार्श है, ओके, वैसी प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी और लगा दी इंडियन इंडस्ट्री पे. उससे क्या हुआ, सबका सब तहस नहस, सब बर्बाद हो गया, ओके. सिर्फ टैक्स पे करते रहो, लोगों के पास पैसे नहीं है, बहुत कुछ. The Indian artisans became poor. Artisans मतलब कौन, जो हाथों से सब कुछ बनाते हैं, हस्तकला बोलते हैं ना जिसे, कि हाथ से मतलब साड़ी हैंडीक्राफ्ट बनाना, ओके. सो वो भी बहुत ज्यादा पुअर हो गए एंड अनएम्प्लॉयड, उनके पास काम रहा नहीं. The company traders forced the weavers of Bengal to sign the contracts for providing definite quality of cloth in a short period. कि भाई बंगाल के जो वीवर्स थे उनके साथ भी मतलब ट्रीटी की और से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमें इतने टाइम में, शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम टाइम में, 1-2 दिन में ये काम चाहिए, 3 दिन में, हाथ से करने वाले काम मुझे चाहिए, ये वो. तो वैसे साइन करवाए जबरदस्ती.
इफ द वीवर रिफ्यूज, अगर वीवर ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हमसे नहीं होगा ये वो, ही वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लैश्ड और जेल, तो भाई उसको मारते थे और जेल में बंद कर देते। देखो कितना अब ये सारा अत्याचार शुरू हो गया है, ये लूटना शुरू हो गया है। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, वो उनसे आने से पहले जो गांव थे इंडिया के वो सेल्फ रिलायंट थे, मतलब गांव के लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो सारा अपना जो जरूरत का सामान है वो सब कुछ गांव में ही प्रोड्यूस कर लेते थे, खाना खा लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। लेकिन अब एक विलेज के लोगों को दूसरे विलेज में, दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कंडीशन ही बिगड़ गई है। बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर, तो कंपनी रूल में क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए और पुअर हो गए। During the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and the steamer service between India and England was started, and development of the ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place. तो उनके टाइम में क्या हुआ था, फर्स्ट रेलवे लाइन हमने देखी और स्टीमर भी स्टार्ट हुई, शिप स्टार्ट हुई, कहाँ से, इंग्लैंड टू इंडिया, एंड जो पोर्ट है वो भी बनाए गए थे, मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में पोर्ट बनाए गए थे। तो ये सारी इकोनॉमिक बातें हैं, ये भी एक पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट पूछी जाती है कि इकोनॉमिकली उनके टाइम पीरियड में कितना था। वो लूटा ही लूटा है, सारे भी पॉइंट लिखने हैं हमें, ओके। कि ड्यूअल पावर पॉलिसीज के बाद बंगाल की हालत खराब हो गई, आर्टिशंस की हालत खराब हो गई, पीजेंट्स की हालत खराब हो गई, ओके। कीवर्ड्स याद रखो, उसके ऊपर से एक सेंटेंस। समझ में आया? तो आज इतना रखते हैं, एंड जो थोड़ा बहुत हमारा बाकी है, social impact of the company rule and the conclusion, with that our chapter will be completed, that we will discuss in next class, okay.